हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेक्स के बारे में पढ़ा था। लेक्स के ओरिजिन और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो आपका यूनिट 2 का पोर्शन है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिको-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिजिको-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स के अंदर हम टेम्परेचर को देखेंगे। जो भौतिक रासायनिक कारक होते हैं, जो क्या करते हैं, जलीय जीवों के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक एक कारक को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक एक जो कारक है वो इन जलीय जीवों पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तापमान की। तो तापमान जो है स्थलीय पर भी उतना ही प्रभाव डालता है जितना जलीय पर, जितना वायवीय पर। कहने का मतलब ये है कि जो एरियल है, जो वायु में रहने वाले जितने भी जंतु हैं, उन पे भी तापमान का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना स्थलीय जीवों पर पड़ता है जो भूमि पर रहते हैं, और उतना का उतना ही प्रभाव उनका जलीय पे भी पड़ता है। जो जल के जीव हैं उनके ऊपर भी तापमान का उतना प्रभाव पड़ता है। तो तापमान की वजह से, तापमान के कारणों से उनकी जो दैनिक जो जीवन शैली है उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट फैक्टर है उसका तापमान का, वो है इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म। उपापचयी जितनी भी क्रियाएं होती है उन पे क्या होता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब उपापचयी क्रियाओं पे तापमान का प्रभाव पड़ने का मतलब कि जो तापमान है वो क्या कर रहा है, एंजाइम को सिक्रीट करने में, एंजाइम को बनने में क्या करता है, सहायता करता है। तो अगर तापमान जो जीव है उसके अनुकूल नहीं मिलता है उसको, तो वो एंजाइम सिक्रीट नहीं कर पाता है, एंजाइम का स्रवण नहीं कर पाता है। और क्योंकि हमारे जो शरीर है जिसके अंदर सारी क्रियाएं जो है एंजाइम के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, और इसी प्रकार से जितने भी जलीय जीव हैं उनके अंदर भी एंजाइम का उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी स्थलीय पर है। तो अगर एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है तो उनकी जो उपापचयी सारी क्रियाएं हैं वो क्या होती है, प्रभावित होती है। तो जंतुओं के ऊपर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, या हम कह सकते हैं कि तापमान क्या करेगा, उनकी उपापचयी क्रियाओं को भी प्रभावित करेगा। तो पहला जो पॉइंट है उसका सबसे पहला प्रभाव किस पे पड़ेगा, जो जंतु है। जब हम बात कर रहे हैं जलीय जीवों की, तो हम जलीय जीवों के अंदर हम दोनों संदर्भ में बात करेंगे। हम पौधों के बारे में भी बात करेंगे और हम जंतुओं के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो है एक्वेटिक बायोलॉजी। तो हम केवल और केवल हम जंतुओं की बात ना करके, और हम किसकी, पादपों की बात भी इस संदर्भ में करेंगे, क्योंकि हम जू प्लैंक्टन्स की बात भी करते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स की बात भी करते हैं। पादप प्लवक की भी बात करेंगे और जंतु प्लवक की भी बात करेंगे। तो जंतु प्लवक जो है वो पूर्ण रूप से निर्भर किस पे रहता है, तो वो पूर्ण रूप से निर्भर रहता है फाइटोप्लैंक्टन्स पे। तो जलीय जीव जो है उनके अंदर तापमान के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हमने बात करी कि जंतुओं के अंदर तो एंजाइम्स जो है उनका स्रवण जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, अगर तापमान जो है उस जंतु के अनुसार अनुकूलित नहीं हुआ, अत्यधिक हुआ या अत्यधिक कम हुआ। और अगर पौधों की हम बात करें तो उनके अंदर किस किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले पौधों के अंदर इवेपोरेशन रेट, जो वाष्पोत्सर्जन है उनकी जो दर है उन पे अफेक्ट पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो रेट हाई हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो इसका जो दर है वो क्या हो जाएगा, दर में भी कमी आ जाएगी। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह भी प्रभावित होगी। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी तो पौधों में सबसे जो मुख्य क्रिया जो है पौधों के भोजन बनाने की, वही प्रकाश संश्लेषण है। अगर उस क्रिया में अगर प्रभाव आता है, तो जिस तरीके से हमने जंतुओं के अंदर बात की कि एंजाइम जो है वो सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, तो पूरा मेटाबॉलिक जो इनका रिएक्शंस हैं वो सारी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जितनी भी उपापचयी क्रियाएं जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो इनका श्वसन दर होता है पौधों के अंदर, उनके अंदर भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अत्यधिक और कमी आ सकती है। या तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा या फिर क्या होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घट जाएगा। और
जो लास्ट पॉइंट है वो है सीड जर्मिनेशन। बीज जो है अंकुरण के समय भी बहुत दिक्कत आती है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है उस दौरान बीज को अंकुरित होने में भी समय लगता है, और अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हीटिंग इंजरी हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनकी जो तमाम उपापचयी क्रियाएं जो है पौधों की और जंतुओं की, वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। किसके द्वारा? तापमान के द्वारा। अब हम सेकंड देखते हैं, इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन। जनन क्रियाएं जो है, प्रजनन क्रियाएं जो है, उन पे भी क्या हो जाता है, इनका प्रभाव पड़ जाता है। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही प्रजनन की जो क्रिया है वो कर पाते हैं। तो अगर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर उनको नहीं मिलता है तो वो प्रजनन नहीं कर पाते। एग्स जो ले करने का टाइम होता है फीमेल का, वो स्पेसिफिक होता है किसी किसी जंतु के अंदर। तो अगर टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि एग लेइंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी प्रभावित हो सकता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो केवल और केवल 2 ऋतुओं में ही प्रजनन करते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो केवल और केवल ठंड में ही प्रजनन करते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर उनके फेवरेबल रहा, उनके अनुकूलन रहा, तो ही वो क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, उनकी जो प्रजनन क्रिया जो है उस पर क्या हो सकता है, उनका प्रभाव पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं तापकालिता या थर्मोपीरियडिज्म। अब ये क्या होता है, ये पौधों के संदर्भ में होता है कि जब क्या होता है, तापमान में लयबद्ध दैनिक उच्चावचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिदमिक डायर्नल फ्लक्चुएशन, से पौधों की अनुक्रिया जो है वो चेंज होती है। जब क्या होता है, जो टेम्परेचर है उसके अंदर क्या होता है, रेगुलर फ्लक्चुएशन आता है। किसके अंदर? डायर्नल, मतलब डे टाइम में अगर रेगुलर क्या होता है, रिदमिक क्या होता है, दैनिक रूप से क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो उसकी जो अनुक्रिया होती है उसको हम कहते हैं तापकालिता या थर्मोपीरियडिज्म। तो थर्मोपीरियडिज्म कब होगा? जब टेम्परेचर के अंदर रेगुलर क्या होता जाएगा, डे टाइम में फ्लक्चुएशन आता जाएगा। अब फिनोलॉजी, ये वर्ड आपको वन वर्ड या वन लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि फिनोलॉजी क्या होती है। फिनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं घटना विज्ञान। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो पुष्पन के समय जलवायु के संबंध में पौधों की आवृत्ति घटनाओं का अध्ययन। जब क्या होता है, फ्लावरिंग का टाइम होता है, उस दौरान क्या होता है कि वहाँ का जो ह्यूमिडिटी है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग पौधों के अंदर जो अनुक्रियाएं होती है या पौधों के अंदर जो आवृत्ति चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम घटना विज्ञान कहते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं, फिनोलॉजी। अब नेक्स्ट हम इसका और इफेक्ट देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट और किस किस चीज़ों पे पड़ता है। नाउ जो थर्ड फैक्टर है आपका वो है इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास पर प्रभाव, वृद्धि और विकास पर इसका प्रभाव। तो अब क्या होता है कि अगर तापमान अत्यधिक है या फिर तापमान कम है, तो दोनों का जो प्रभाव है वो क्या पड़ सकता है, पौधों के ऊपर विपरीत पड़ सकता है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए उनके अनुकूलित या उनके अनुकूलन के अनुसार, जहाँ पे वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके, जीवित रह सके। तो जब हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो हम दोनों फैक्टर्स पे देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर लो है तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर हाई है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो लो है, कम है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो फर्स्ट क्या होता है, जल शुष्कन। जो पौधों के अंदर जल की मात्रा होती है वो क्या होने लगती है, शुष्क होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं जल शुष्कन या डेसिकेशन। सेकंड जो है वो है द्रुत शीतलन क्षति, चिलिंग इंजरी। जब क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो ठंड की वजह से क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं या उनको क्षति पहुंचती है। अत्यधिक लो टेम्परेचर के दौरान क्या होता है, पौधे उनको सहन नहीं कर पाते, और जब पौधे उनको सहन नहीं कर पाते तो क्या होता है, उनको क्षति पहुंचती है।
तो जब क्या होता है, ठंड की वजह से पौधों को क्षति पहुंचती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चिलिंग इंजरी या फिर द्रुत शीतलन क्षति। नेक्स्ट जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से या कुछ होता है, तो वो है प्रक्षतिज क्षति, या हम कह सकते हैं फ्रीजिंग इंजरी। जब क्या होता है कि जो पौधे हैं उनके अंदर जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं उसके अंदर क्या होता है, बर्फ जम जाता है। अगर बर्फ जम गया तो वो पौधे क्या होंगे, ना तो वो ग्रो कर पाएंगे, ना उनके साथ ना कोई उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। इस दौरान क्या होता है, उन पौधों में क्या हो जाता है, अगर बर्फ जम जाता है या फिर वो पत्तियां जो है वो बिल्कुल शुष्क हो जाती है या ख़त्म सी हो जाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग इंजरी या प्रशीतज क्षति। अब एक टर्म और यूज होता है जब हम लो टेम्परेचर की बात करें, कोल्ड रेजिस्टेंस या शीत प्रतिरोध। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, लो से लो टेम्परेचर को भी क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। उनके अंदर सहनशीलता होती है, वो रेजिस्टेंस होते हैं, कोल्ड को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जो ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, कोल्ड को भी रेजिस्ट कर लेते हैं या सहन कर लेते हैं, तो वैसे पौधों को हम क्या कहते हैं, कोल्ड रेजिस्टेंस या शीत प्रतिरोध। जो क्या करते हैं, लो टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव रखने में सक्सीड होते हैं या अपने आप को सर्वाइव रख पाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कोल्ड रेजिस्टेंस या शीत प्रतिरोध। अब हम बात करते हैं जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। जब ज़्यादा लो होगा तभी क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ता है पौधों पर, और जब क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, दोनों में क्या होगा, पौधों के ऊपर विपरीत प्रभाव ही पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तब कौन सी इंजरी होती है, हीटिंग इंजरी। हीटिंग इंजरी का मीन्स ये है कि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उस दौरान भी क्या होता है, पौधों को क्षति पहुंचती है, पौधों के अंदर की जो उपापचयी क्रियाएं होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन की जो रेट होगी वो हाई हो जाएगी। ठीक है, इवेपोरेशन की रेट हाई हो जाएगी तो पौधे धीरे धीरे सूख जाएंगे, और अगर वो सूख जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ताप क्षति या हीटिंग इंजरी। इसमें क्या क्या होगा, श्वसन की क्रियाएं होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इवेपोरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होगी इन सब पे क्या होगा, वहाँ के वातावरण के अनुसार क्या होगा, विपरीत जो प्रभाव होगा वो दिखने लगेगा। तो जब क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो ज़्यादा होने लग जाएगा, और अगर प्लांट्स के अंदर लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं और श्वसन की जो क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं जो होगी वो क्या होगी, प्रभावित होगी। तो जब तापमान अत्यधिक होने के कारण पौधों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उसको हम कहते हैं हीटिंग इंजरी या ताप क्षति। और जब टेम्परेचर लो होने की वजह से पौधों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है या तापमान कम होने की वजह से पौधों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे चिलिंग इंजरी। और जब उनके कोशिकाओं के अंदर जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उन अवकाशों के अंदर क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है, तो क्या होता है, उनकी क्रियाएं जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग इंजरी। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स जो होते हैं ये सब टेम्परेचर की वजह से होते हैं। अब नेक्स्ट हम लास्ट इसका एक और जो इफेक्ट है वो देख लेते हैं। और जो लास्ट जो इफेक्ट है वो पड़ता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो जो पौधों का वितरण है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जलीय को लेकर हम इतना ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं देखेंगे, पर स्थलीय अगर बात करें, स्थलीय पौधों की बात करें तो उनके ऊपर तापमान का प्रभाव जो है और उसका जो पौधों पे वितरण है वो ज़्यादा प्रभाव होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम जलीय पौधों की बात करें। तो इसमें क्या होता है कि जब इक्वेटर से जो पोल्स होते हैं उस पे धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होता है और जो पोल्स होती है उस तक जाते जाते क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, तापमान जो है कम होता जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे पौधे वहाँ पे जो है वो डेवलप होते हैं या ग्रो होते हैं जो क्या करते हैं, उन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो इन 4 टाइप्स के
कह सकते हैं हम कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे महातापी जो है या फिर हम कह सकते हैं मेगाथर्म्स जो है, ये ऐसे पौधे हैं जो हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नियर इक्वेटर कह सकते हैं हम, भूमध्य रेखा के पास में हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, उच्च तापमान पे जीवित रह सकते हैं। ऐसे पौधे महातापी कहलाते हैं। मीजोथर्म्स मध्यतापी, जो नॉर्मल अत्यधिक से थोड़े कम लेकिन तेज जो गर्मी होती है, ऐसे हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर न्यून की बात करें तो ये जो न्यूनतापी जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते अत्यधिक तापमान को। तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, हम कह सकते हैं कि जो कम तापमान होता है उसी पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और लास्ट वाला है हेकिस्तोथर्म्स, जिसको हम कहते हैं महान्यूनतापी। तो ये सबसे ज़्यादा लोअर टेम्परेचर, लोअर से लोअर टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप हो गया है, महातापी हो गया है, मध्यतापी, न्यूनतापी और महान्यूनतापी। तो जो सॉइल का टेम्परेचर होता है वो किससे अफेक्ट करता है, जो नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, सॉइल टेम्परेचर को भी इफेक्ट करता है। तो वहाँ के जो पौधे होंगे वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमने 4 प्रकार के इफेक्ट्स देखे थे। ये वाला प्रॉपर अगर हम बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स होती है उसके बारे में है, लेकिन इफेक्ट टेम्परेचर का इन पे भी पड़ता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किए थे। लेकिन बाकी के जो तीनों इफेक्ट्स थे वो पूर्ण रूप से जलीय पौधों और जलीय जंतुओं पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है इनकी पूरी जो जीवन शैली है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। थैंक यू।